हेलो एवरीवन बच्चों फिर से स्वागत है आपका बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। हम कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अमाइंस, जिसमें हम बेसिकली कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दिस इज़ पार्ट 2, राइट। अब देखो आज के इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एनिलीन और इथाइलामीन पे। ठीक है, तो देखो जो आपके पास एनिलीन है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास है NH2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की डाइजोटाइजेशन करेंगे, यानी कि HONO की प्रेजेंस में उसको ट्रीट करेंगे। ध्यान रखो कई बार कन्वर्जन्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर एरो के ऊपर क्या लिखा होता है? एरो पर लिखा होता है NaNO2 प्लस HCl आइस कोल्ड। अगर ये लिखा है तो भी आप क्या बनाते हैं, डाइजोटाइजेशन ही करते हैं। और देखो इसकी जगह पर ये भी लिखा होगा तब भी एक ही बात है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ याद करेंगे। टेम्परेचर कंडीशन याद रखो, 273 केल्विन पर आप इस रिएक्शन को करेंगे। अब आपने क्या करना है, जब डाइजोटाइजेशन हम करते हैं तो हमारी जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, और साथ में हमारे पास क्या निकल जाता है, वहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट है कि ये जो आपके पास एनिलीन बनी है, राइट। अब मैं इस एनिलीन को लिख रही हूँ कुछ इस तरह से। इस एनिलीन को हम बीटा नेफ्थॉल के साथ बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे, दैट इज वी विल वेरी इंपॉर्टेंट डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आप इसको करेंगे एट 273 K पर। अब क्या होगा, अब जो आपके पास कंपाउंड बना है आप उसको लिखेंगे, तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये है। दोनों के दोनों कंपाउंड को आपस में जोड़ दो। यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो लिंकेज बनती है उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इस लिंकेज को बोलते हैं एजो लिंकेज, और ये है आपका बीटा नेफ्थोल का पोर्शन, राइट। अब ये आपने बनाना है, इसे हम, ये जो डाई बनी इस डाई को हम क्या बोलेंगे, ये कैसी डाई है, ऑरेंज डाई। तो हम, और इस टेस्ट के लिए आपने इसमें डिटेल क्या लिखनी है कि हमारे पास जो एनिलीन है उस एनिलीन को जब हम आइस कोल्ड कंडीशन में HONO के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या देता है, N2Cl देता, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। और इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फिर हम किस चीज़ के साथ ट्रीट करते हैं, बीटा नेफ्थॉल के साथ ट्रीट करते हैं। ये क्या है, ये बीटा नेफ्थॉल है। और बीटा नेफ्थॉल के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ऑरेंज डाई बनती है। और ये जो लिंकेज है यहाँ पर, ये कौन सी लिंकेज है, एजो डाई, सॉरी एजो लिंकेज। ठीक है, तो ये जो लिंकेज है ये कौन सी है, एजो लिंकेज। अब बात करते हैं तो क्या इथाइलामीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है? देखो जब इथाइलामीन को आप ट्रीट करते हो तो आपने क्या करना है, ये है आपकी इथाइलामीन, राइट। इस इथाइल अमीन को जब हम डाइजोटाइजिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं लो टेम्परेचर पर, तो ये रिएक्शन तो देती है, लेकिन ये एट द, जब इसमें अल्कोहल में चेंज हो जाएगी C2H5OH, और साथ में एलिमिनेशन होगा यहाँ पर नाइट्रोजन का, और साथ में निकलेगा वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इथाइलामीन को ट्रीट करते हैं तो इस रिएक्शन में कोई ऑरेंज डाई नहीं बनती है, कोई डाई टेस्ट नहीं आता है। हाँ, इस आपके पास ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस आप नोटिस कर सकते हैं ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। तो ये आपको पेपर में ध्यान, सपोज आप पेपर में भूल जाते हैं, आप ऊपर वाली रिएक्शन भूल जाते हैं, तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं, आप इसमें ये टेस्ट दे सकते हैं कि जो आपके पास इथाइलामीन है जब उसको HONO के साथ ट्रीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करती है, ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। जबकि एनिलीन हमारे पास बीटा नेफ्थॉल के साथ एनिलीन की डाइजोटाइजेशन करते हैं, और फिर उससे जब हम बेसिक मीडियम में बीटा नेफ्थॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई आती है, ऑरेंज कलर की डाई आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की एनिलीन की बात कर रहा है। ये है आपके पास एनिलीन, और एन मिथाइल एनिलीन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसके एक हाइड्रोजन की जगह पर CH3 लगा है, और साथ में आपके पास क्या लगा है, H। क्योंकि देखो NH2 होता है ना, तो आपने एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, वहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया।
अब इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो हमें क्या करना है? देखो, या तो तुम कोई ऐसा टेस्ट दो जो ये वाला देता है, या कोई ये वाला टेस्ट देना है, क्योंकि बोर्ड में आपको एक ही कोई टेस्ट लिखना होगा। तो एनिलीन एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, राइट? अब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है तो आपको पता ही होगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो इस चैप्टर में है आपके, वो है कार्बाइलमीन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये तो याद होगा बच्चों की कार्बाइलमीन रिएक्शन इज गिवन बाय कार्बाइलमीन रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल प्राइमरी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक अमीन, दोनों ही तरह की जो अमीन्स होती हैं वो इसको इन टेस्ट को देती हैं। तो अब हम डिटेल क्या लिखने वाले हैं इसमें, ध्यान दो। यहाँ पर कार्बाइलमीन रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है? कार्बाइलमीन रिएक्शन में हम अपनी एनिलीन को, जो हमारी एनिलीन है, वी रिएक्ट इट विद CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? ये होती है क्लोरोफॉर्म एंड सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ KOH यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि 3 Cl है तो मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हीट किया, हीट करने पर इस रिएक्शन में जब क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में हम अपने एनिलीन को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनते हैं आइसोसाइनाइड, यानी कि NH2 की जगह लगाएंगे आप NC, प्लस 3KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये जो आइसोसाइनाइड हमने बनाए, जैसे ये हमारे पास क्या बना, ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये फिनाइल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फॉल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्राइमरी अमाइन है। तो यहाँ पर दिया था प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसी तरह से अगर आपको मान लो CH3NH2 दिया तो भी आप यहाँ पर कार्बाइलमीन टेस्ट दे करके उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ध्यान दो, जो आपके पास दूसरा है, जो आपके पास ये है N मिथाइल, देखो यहाँ पर आपके पास एक है CH3 ग्रुप और एक लगा हुआ है आपका एरोमेटिक अमाइन वाला ग्रुप, सॉरी एक लगा आपके पास फिनाइल ग्रुप। तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये नाइट्रोजन कैसी नाइट्रोजन हुई? सेकेंडरी। तो तुम्हें मालूम है सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट इन कार्बाइलमीन रिएक्शन, दे डू नॉट टेक पार्ट इन कार्बाइलमीन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये होगा। ओके, सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन N-methyl ethanamine and N dimethyl ethanamine. In this case, what you can do, first of all, you have to identify the type of amine given to you. This one is secondary and this one is tertiary amine. पहले केस में secondary है क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ी हुई है यहाँ पर, और दूसरे केस में इट इज टर्शरी, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ी है। ध्यान रखना ये 3 ही कार्बन से जुड़ी है। ये जो C2H5 मैंने लिखा है इसको आप एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे तो कितने से जुड़ी है? डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ी है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या होता है क्वेश्चन का कि सेकेंडरी टर्शरी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट की डिटेल देनी है। आप कौन सा टेस्ट है? जब हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है कि जो आपकी अमाइन है वो रिएक्ट करवाई जाती है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल के साथ, और it is reacted with benzene sulf. In this case what happens, हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अपनी अमाइन को ट्रीट करते हैं, राइट? तो क्योंकि सेकेंडरी, देखो प्राइमरी भी रिएक्ट करती है। अगर पेपर में आप सब कुछ भूल जाएं तो एटलीस्ट आपको 3 टेस्ट याद करके जाने हैं। एक एनिलीन के लिए अलग से आप जिसमें एजोडाई टेस्ट उसको लर्न करके जाएंगे, दूसरा आप टेस्ट कर सकते हैं कार्बाइलमीन, आपको 100% करना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और तीसरा हिंसबर्ग। अगर ये तीनों आपको आते हैं तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को को कर पाएंगे जिसमें आपसे कोई टेस्ट पूछा गया होगा टू डिस्टिंग्विश देम। अब हिंसबर्ग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? SO2Cl, राइट? अब इसको आपने अपनी अमाइन के साथ ट्रीट करना है। जैसे यहाँ पर अमाइन दे रखी है N मिथाइल, तो मैं मिथाइल ग्रुप को यहाँ लिख रही हूँ, और यहाँ है इथेनामीन, एक आपके पास ये है। जब आप इसे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन में Cl और H निकल जाएंगे, HCl को बाहर निकाल दो।
अब आपके पास जो बना उसे आप लिखो। आपके पास बना यहाँ पर SO2N, राइट? इसके नीचे है CH3 और यहाँ है C2H5, राइट? अब आप खुद देखो, इस ये जो हमने लिखा है, इस SO2 को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस SO2 को और हम कैसे लिख सकते हैं? SO2 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ S लिख दो, इसको और इसको आप आपस में ज्वाइन कर दो और यहाँ डबल बॉन्ड O, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ये जो आपने कंपाउंड बनाया, इसमें हम एल्कली डालेंगे। जब हम इसमें एल्कली डालेंगे, जैसे KOH या फिर NaOH, तो इट विल नॉट डिसॉल्व, इट विल नॉट डिसॉल्व। क्यों नहीं डिसॉल्व होगी? क्यों नहीं डिसॉल्व होगी? क्योंकि इस केस में आपके पास हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं। देखो, नाइट्रोजन के पास यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप है। तो अगर इसके पास हाइड्रोजन होती तो हाइड्रोजन एसिडिक होती और ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाती। इस केस में नहीं है, राइट? जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऑफ जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर, वो है NN डाइमिथाइल, यानी नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल, दैट्स व्हाई NN डाइमिथाइल, और C2H5 की। जब हमारे पास ये कंपाउंड है, तो क्या हम इस कंपाउंड को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं? क्या यहाँ पर, या इसको देखो, इसको और इसको हम सिर्फ तभी रिएक्ट कर सकते हैं अगर हमारी एनिलीन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों को रिएक्शन नहीं हो सकती। इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हिंसबर्ग टेस्ट में हम अपनी दोनों एल्कीन को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी अमाइन है वो रिएक्ट तो कर जाएगी बट विल नॉट डिसॉल्व इन दैट, इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन द एल्कली, जबकि हमारा जो टर्शरी अमाइन है वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन हमें नहीं देगी। प्राइमरी अमीन की बात करते हैं, कोई प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, राइट? अब अगर हमने प्राइमरी अमीन को लिया है तो क्या होगा? प्राइमरी अमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है। क्यों? देखो, कोई RNH2 आपको गिवन है, ये आपकी कोई भी प्राइमरी अमीन हो सकती है। तो जब ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ आप इसको ट्रीट करते हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ये आपके बेंजीन, यहाँ पर आपका SO2 और यहाँ पर आ गया Cl, ठीक है? अब रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में क्या होगा? H के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? HCl बाहर आ जाएगा। जब HCl आपके पास बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो बचा वो हो गया RN, यहाँ पर H, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग, राइट? यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, प्रोडक्ट, क्या ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एल्कली में डिसॉल्व होगा? क्या ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा या इनसॉल्युबल रहेगा? हमें कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो हमने S डबल बॉन्ड O यहाँ पर लिखा हुआ है, SO2 ग्रुप है, ये इसकी वजह से क्या होता है, हाईली एसिडिक है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। S जो है, S के ऊपर ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो H है हाईली एसिडिक है। तो अगर आप यहाँ पर KOH डालते हैं तो यहाँ पर फर्दर रिएक्शन हो जाती है और आपके पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये सॉल्युबल हो जाएगा किसी भी एल्कली में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये कौन देता है? प्राइमरी। तो एक छोटा सा नोट याद रखेंगे आप इस हिंसबर्ग टेस्ट के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट आपको क्या याद रखना है कि जो मेरे पास प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड and and and
sulfonamide hence formed is soluble in एल्कली। ये एल्कली में सॉल्युबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 3 इंफॉर्मेशन बहुत हैं आपकी इन इस रिएक्शन को, ये नोट है और इस नोट को आप अपने पास रख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में जब आपको आएगा यू शुड नो अबाउट हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन को आप दे सकते हैं। फॉर हिंसबर्ग रिएक्शन को वी कैन राइट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। और अगर आपको सिंपल प्राइमरी और सेकेंडरी पूछा है तो आप कार्बाइलामीन रिएक्शन दे सकते हैं, आप हिंसबर्ग रिएक्शन दे सकते हैं। बस एनिलीन के लिए आपको एक अलग से टेस्ट याद करना है। बाकी आप ये 3 पॉइंट भी अगर हिंसबर्ग टेस्ट में लिखेंगे विद द रिएक्शन, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर आंसर। ओके, सो आई होप ये वाला जो टेस्ट से रिलेटेड जो आप पार्ट है वो अब आपका क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ 3-4 क्वेश्चन हम और भी करने वाले हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन बोर्ड्स के लिए। So students, next very important question is out of butane 1-ol and butane 1-amine which will be more soluble in water and why? तो इस क्वेश्चन में आपसे कंपैरिजन पूछा गया सॉल्युबिलिटी का ब्यूटेन 1-ol और ब्यूटेन 1-amine में। तो पहली बात फिर से वही चीज़ आपको ये समझ होनी चाहिए कि इस पहले वाले में आपसे अल्कोहल की बात कर रहा है, अल्कोहल, और दूसरा आपके पास है अमाइन, और इन दोनों में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों? तो देखो ब्यूटेन 1-ol में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? OH है। और ब्यूटेन ये इस अमाइन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 है। अब देखो आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कोई भी, अच्छा उससे भी पहले क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपाउंड वाटर में तब सॉल्युबल होता है जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कौन से बॉन्डिंग करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो फिर ये तो दोनों ही करेंगे। अच्छा, उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विद बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इन 3 एलिमेंट की अगर हाइड्रोजन के साथ लिंकिंग हो जाती है तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके फाइन, तो अल्कोहल अमाइन दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि ब्यूटेन 1-ol will be more soluble in water because of formation of strong बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू more electronegative oxygen atom, more electronegative oxygen atom present in alcohol or butanol। फाइन, तो इसकी वजह से जो आपका ब्यूटेनोल है वो ब्यूटेनामाइन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर। हमसे पूछा गया कि व्हाई डज असाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाई इज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन असाइलेटेड बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम जो एनिलीन है हम उसको पहले असाइलेट क्यों करते हैं बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन। ठीक है, तो देखो आप इसी की ही नाइट्रेशन कर देंगे। जो लोन पेयर होते हैं ना नाइट्रोजन के ऊपर, वो रेजोनेंस करते हैं आपके रिंग के साथ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन पोजीशन पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनिलीन है जब आप इसके अंदर HNO3 अगर डायरेक्टली डाल देते हैं तो ये आपको क्या देती है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यहाँ पर भी NO2 और ऐसे। ठीक है, अब तीनों पोजीशन पर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया
और एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ गया। हमको अगर एक मोनोनाइट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनिलीन की एक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, उसको कम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को करने के लिए व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम इसकी असाइलेशन करते हैं। ठीक, असाइलेशन करने से हम एनिलीन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और ये जो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन की जब जो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन हम करना चाहते हैं किसी एक पोजीशन पर, तो हमें अपने अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम प्रोटेक्ट करते हैं, वी डू प्रोटेक्शन ऑफ। So when you treat this C6H5NH2 with acetic anhydride in presence of pyridine, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, असाइलेट कर रहे हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5N, इसके ऊपर H में ऐसे लगा रही हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये रिएक्शन कैसे हुई, तो देखो इसको हम यहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ कि ये कैसे एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ओपन कर लो, वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, ये फिनाइल रिंग के साथ, यहाँ पर NH2 के साथ ऐसे, तो क्या होता है, ये जो आपका कंपाउंड है ये कैसे टूट सकता है, देखो इट विल ब्रेक लाइक दिस, ऐसे इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये इस वाले पार्ट के साथ कंबाइन कर दो और इसे बाहर निकाल दो, ये स्टेबल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपके पास इसमें, आपके पास निकल जाएगा CH3COOH, और क्या निकलेगा, और आपके पास बच जाएगा बेंजीन। जो बाकी ये जो पोर्शन बच गया है, ये जो नीचे वाला पोर्शन आपके पास बच गया, इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको अटैच कर दो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर, तो ये क्या बन गया N, ऊपर क्या है H ऑलरेडी है, और साथ में आपके पास लग गया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, और यहाँ से जब हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, अब देखो इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये कंपाउंड आपको रेजोनेंस दिखाएगा। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाइपर एक्टिविटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वो वाले अब क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है, देखो यहाँ लोन पेयर, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर नाइट्रोजन पे, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया डबल बॉन्ड। तो जब ये कंडीशन हो, एक लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद कोई डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या होती है, रेजोनेंस होती है। ठीक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो नाइट्रोजन है, आपकी जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसे यहीं पर ही शो कर देती हूँ। ये आपकी बेंजीन रिंग यानी कि C6H5, उसके ऊपर है NH, डबल बॉन्ड C, ऊपर है O, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4, इसलिए होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज CH3। अब ये जो आपके पास बना, इस कंपाउंड में ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के, वो अवेलेबल नहीं है रिंग में जाने के लिए टू दैट एक्सटेंट जैसे वो पहले थे। इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो रिंग है अब कम एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप जब इसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो ऑर्थो पर होगा एक, और दूसरा पैरा पे होगा, यानी कि अब आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये था इसका आंसर, एंड इट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट।
ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले प्रीवियस बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में हमें हमें क्या कहा गया है कि NH2 ग्रुप वैसे तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि जो आपके पास एनिलीन के पर NH2 ग्रुप लगा होता है, इसके ऊपर आपको मालूम है कि लोन पेयर है। लोन पेयर रिंग में आते हैं और ऑर्थो पैरा पोजिशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लिविंग लविंग स्पीशीज जो होती हैं वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक करती हैं। लेकिन जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन के दौरान हमारे पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, और वो क्यों बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो एनिलीन है, हम एनिलीन की कभी भी डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं। अगर इसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन होती है तो हमारे पास एक बहुत टेरी मास आ जाता है, एक ऑक्सीडेशन, क्योंकि HNO3 बहुत स्ट्रांगली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है। और दूसरा आपके पास क्या होता है, जो कंपाउंड बनता है उसमें तीनों की तीनों नाइट्रो प्रोडक्ट का मिक्सचर आपके पास आ जाता है, जिसमें एक होता है आपके पास पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट जो होता है वो लगभग दैट इज ऑलमोस्ट 51% इन योर सोल्यूशन। उसी तरह से आपके पास एक और चीज़ होती है, दैट इज NH2। एंड मेटा जो प्रोडक्ट होता है, जो अदरवाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं बनना चाहिए था इन एनिलीन के केस में, वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में बनता है, दैट इज 47%। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कितना बनता है, 47% बनता है। और 1%, लगभग 1% आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है। अब रीज़न क्या है कि आपके पास देखो ऑर्थो और पैरा तो बनने ही थे, लेकिन अब रीज़न क्या है, हमसे वही पूछा गया कि आखिर ये मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट क्यों बनता है। तो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट क्यों बना हमारे पास, देखो बच्चों, ये जो एनिलीन है आपको मालूम है ये अच्छा एक लुईस बेस है, बेस तो है ही, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इसके अंदर HNO3 डालते हैं, और HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या करता है एसिडिक मीडियम में, ये जब आप इसमें HNO3 और H2SO4 डाल रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट है ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक सोल्यूशन है, और यहाँ से आ जाता है H पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव इसके साथ आकर के यहाँ अटैक कर देता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन को NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, एनिलीनियम आयन बना देता है। ये जो एनिलीनियम आयन आपके पास बना, ये अब क्या हो गया, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ इसके केस में क्या हुआ, कुछ देर के लिए आपके पास जो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ ऑर्थो और पैरा पर नहीं होगी बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा कहाँ होगी, वो एज़ कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा कहाँ ज़्यादा हो जाती है, मेटा पोजीशन पर ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनकमिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर आकर के अटैक करता है। तो 47% आपके पास बनता है। पेपर में आपके आंसर लिख सकते हैं, पेपर में यू कैन राइट कि ये जो ड्यू टू आप लिख सकते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट। स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट में ही इस तरह की जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर मेटा डायरेक्टिंग एनिलीनियम आयन बन जाता है, और उसी की वजह से हमारे पास 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन प्रोड्यूस हो जाती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट आंसर। अच्छा, अगर आपको यहाँ भी सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना होगा बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको एनिलीन को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एनिलीन के ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय असाइलेटिंग इट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। आप यहाँ पर NH2 लेंगे, उसको पिरिडीन और इसकी प्रेजेंस में अगेन उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो, उसका फॉर्मूला कंडेंस फॉर्म में ये है, और यहाँ से इसको असाइलेट कर दो। असाइलेट करने पर आपके पास ये बन गया NHCOCH3। फिर आप इसके अंदर डालो अपना HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर,
और आपके पास बन जाएंगे 2 जो आपके पास जो पैरा प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो ऑर्थो तो इसमें हमारे पास बहुत माइनर क्वांटिटी में बना था, तो हमारे पास यहाँ पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। यहाँ पर लग गया आपका NO2। अब इसके अंदर जब आप डालेंगे इसका OH नेगेटिव या H पॉजिटिव यानी वाटर से आप इसको ट्रीट कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा दोबारा से जो आपने प्रोटेक्ट किया था ग्रुप, वो दोबारा आपके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NH2 एंड NO2। तो पैरानाइट्रो एनिलीन बन गया और साथ में निकल गया CH3COOH। ये आपकी रिएक्शन है। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है पेपर में, ज्विटर उस क्वेश्चन को अब हम करेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है अबाउट ज्विटराइन स्ट्रक्चर। जो एनिलीन है वो ज्विटराइन स्ट्रक्चर क्यों बनाती हैं, ये कैसे बनता है, व्हाट इज ज्विटराइन स्ट्रक्चर। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो सो आपको एक्सप्लेन करना है अबाउट ज्विटराइन स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ओके, सो एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, दैट इज द ज्विटराइन स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। आखिर एनिलीन ज्विटराइन्स क्यों बनाती हैं। तो देखो एनिलीन बहुत बेसिक होती है, ठीक है। एनिलीन बेसिक है, हालांकि अमोनिया से कम बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया से तो कम बेसिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपके पास अमोनिया से कम बेसिक है लेकिन फिर भी वो बेसिक तो है। तो अब क्योंकि वो बेसिक है तो क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उनके साथ वो एनिलीनियम आयंस या एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगी। अगर आप H2SO4 डालेंगे तो ये आपके पास होगी आपकी एनिलीन। इस एनिलीन को आपने ट्रीट किया है H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, इसको ऐड कर लेगी। ये एसिडिक पार्ट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप NH2 के साथ लगा दिया तो बन गया NH3, और जो बच गया है उसको साथ में लिख दो, HSO4 बचा, उसके ऊपर गया नेगेटिव चार्ज, राइट। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे लगभग 453 से 473 K पर, तो ये यहाँ से हीट करने पर वाटर लॉस हो जाएगा। अब जब आपके पास वाटर लॉस हो रहा है तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, ये ऐसे जो बच गया है उसे लिखो NH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये थी, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और आपके पास नीचे यहाँ पर क्या आ गया, SO3H। ये जो आपके पास बना इसको हम कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। व्हाट डू वी कॉल इट, ये होता है सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। ये जो सल्फेनिलिक एसिड बना, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक, इसकी स्पेलिंग्स आप देख लेना। अब सल्फेनिलिक एसिड जो होता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है अपने ज्विटराइन स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। ज्विटराइन का मतलब है आपके एक ही मॉलिक्यूल में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस मिलेंगे, ऐसे। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये बेसिक ग्रुप है ना, इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये एसिडिक पार्ट था यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों ही पार्ट एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटराइन स्ट्रक्चर। तो ये भी हमसे पेपर में पूछा जाता है। सो इन दिस मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो वैसे ओवरऑल देखो मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो 0 ही रहेगा, न्यूट्रल ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, आपके पास दोनों तरह के चार्जेस मॉलिक्यूल में होता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्विटराइन होते हैं, है ना, ज्विटराइन है। और देखो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए ज्विटराइन फॉर्मेशन में, एक तरह के डायपोलर आयन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इन क्वेश्चन का रिवीजन आप जरूर करिएगा। इसमें से लास्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल हैं इन केस ऑफ एनिलीन। क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करती हैं या क्यों नहीं करती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करती हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एनिलीन जो होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि दे फॉर्म सॉल्ट, वो
सॉल्ट बना देती हैं विद, दे फॉर्म सॉल्ट विद एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ वो सॉल्ट बना देती हैं। आपको मालूम है कि जब हम रिएक्शन करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास सिर्फ बेंजीन ही होता, तुम्हें याद होगा कि आप उसमें अगर CH3Cl डालेंगे, एनहाइड्रस आप उसमें क्या डालते थे, AlCl3 FeCl3 डालते थे, और फिर क्या होता है, जो CH3 होता है इसके आता है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला चार्ज नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाला था वो आपकी बेंजीन रिंग पे आके लग जाता है, इसको बोलते थे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन एनिलीन के केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो, जो आपके पास ये रिएक्शन एनिलीन के केस में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, पॉसिबल इन एनिलीन। एनिलीन नहीं कर सकती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं फिर से कह रही हूँ, एनिलीन नहीं कर सकती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जो आपके पास बच्चों एनिलीन है, मैंने आपको कहा क्या है, अच्छी लुईस बेस है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बेसिक पार्ट है। तो जो आपका AlCl3 है वो लुईस एसिड है, तो ये जो लुईस बेस है ये अपने ही लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना करके दे देता है, आपको बना करके दे देता है सॉल्ट। अब देखो उस सॉल्ट का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये जो NH2 था एनिलीन का, वो कंबाइन कर गया इसके साथ, है ना, तो इस तरह की इंट्रैक्शन होगी। यहाँ बन गया NH2, इसने अपने लोन पेयर किसको दे दिए, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, AlCl3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दैट ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, है ना। सो आप ऐसे लिख लेना पेपर में, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन there is a positive charge on aniline, right, and it becomes and it becomes strongly deactivating group. It becomes strong deactivating group. Hence ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती हैं, क्योंकि ये अपने ही सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, सॉरी अपने ही लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन कर देती हैं। दैट इज़ वाई ये बिल्कुल भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करती हैं। तो बच्चों ये थे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहाँ से 100% आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इनसे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर किए हैं साइड बाय साइड क्वेश्चन के। तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा देखना, पूरा इनको रिवाइज करना, पेपर से पहले भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो, एंड these question will definitely help you. So thank you for watching this video. Thank you so much.